राष्ट्रपति एर्दोआन एक बार फिर विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल के सीरिया और लेबनान पर हमले अब उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां वे तुर्की और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा, उद्धरण, वहां किसी को दुस्साहस नहीं करना चाहिए, इसे रोका जाए। या एर्दोआन के शब्दों में, नेतन्याहू नेतन्याहू और उसके हत्या नेटवर्क के सीरिया, लेबनान पर हमले अब तुर्की के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा बन गए हैं जितना इन दोनों देशों के लिए। हम अपने भाइयों के खिलाफ किसी भी हमले पर आंखें बंद नहीं करेंगे। अब ये लोग और उनके गुर्गे तुर्की को निशाना बनाकर तथाकथित धमकियां दे रहे हैं। आपको ये कहने की जरूरत नहीं, हम आपकी मंशा, उद्देश्य और निशाना जानते हैं और साफ देख रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। हम इस तथाकथित वादा किए गए देश के भ्रम का अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से जानते हैं। अगर खुदा ने चाहा हम इसे कभी होने नहीं देंगे। हम वापस हैं ई24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन के साथ। क्या वो वाकई गंभीर है? वो बहुत भावुक दिखते हैं। क्या ये गंभीर है? ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण भाषण है एमिली। हमने अभी वादे की भूमि के बारे में सुना और हाँ, यहाँ वहां धर्म की बातें जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर एमिली ये धर्म के बारे में नहीं है, ये भू राजनीति के बारे में है, ये विचारधारा के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। एर्दोगान क्या कहना चाहते हैं? वो भाषण के एक और हिस्से में कहते हैं, सीरिया और लेबनान स्वतंत्र देश हैं, लेकिन हम तुर्की में उन दोनों देशों के लिए स्नेह की एक भौगोलिकता रखते हैं। एमिली, मुझे नहीं पता कि तुम वो प्यार महसूस कर रही हो या नहीं, लेकिन बेरूत और दमिश्क के लोग जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि एर्दोगान उन्हें वैलेंटाइन भेज रहे हैं और साफ कह चुके हैं कि तुर्की की सुरक्षा हाताय, अंताकिया, प्राचीन एंटियोक और भूमध्य सागर के तट पर शुरू नहीं होती। ये अलेप्पो में शुरू होती है और दमिश्क तक जाती है और ये बेरूत में शुरू होती है। मतलब एमिली, हम तुर्की एक प्रभाव क्षेत्र घोषित कर रहे हैं जो सीरिया और लेबनान की दक्षिणी सीमाओं तक जाता है और भूमध्य सागर तक फैलता है। वो उन लोगों के बारे में बात करते हैं और धमकी देते हैं जो गैस लाने के लिए पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं और साइप्रस के जरिए गैस ला रहे हैं, ये कहते हुए कि जो भी तुर्की के अधिकारों को जैसा कि वो परिभाषित करते हैं या तुर्की साइप्रसियों के अधिकारों को जैसा कि वो उन अधिकारों को परिभाषित करते हैं नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो तुर्की उनके खिलाफ सख्ती से जवाब देगा। और उसका मतलब क्या होगा? मेरा मतलब है, क्या उनके पास इतनी मजबूत सेना है जो ऐसा कर सके? तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी और गंभीर सेना है एमिली, जिसे अमेरिकी हथियार मिलते हैं। यह मुद्दा अमेरिका में विवादास्पद रहा है, लेकिन हाँ, तुर्की एक बहुत ही गंभीर सैन्य शक्ति है और हाँ, यह सैन्य कार्रवाई की धमकी है। मुझे लगता है कि यह बात इस भाषण को सुनने वाले हर किसी के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। एर्दोआन इस भाषण से हमें यही समझाना चाहते हैं कि यह धर्म नहीं बल्कि शक्ति का मामला है। ये तुर्की के ये कहने के बारे में है कि हमारा लेबनान और सीरिया में प्रभाव क्षेत्र है। एमिली, कई मायनों में ये उतना ही ईरान को निशाना बनाता है जितना कि इजराइल को। पिछले हफ्ते हमने ईरान से क्या देखा? ईरान ने कहा, ध्यान रखना, लेबनान हमारे प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है। और जब तुम इजराइल लेबनान पर हमला करते हो तो हम ईरान इसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी सिद्धांत के खिलाफ मानते हैं, लेकिन हम ईरान इसे एक तरह से हमारे और हमारी सुरक्षा के खिलाफ हमला मानते हैं। और यही वजह है कि हमें लगता है कि हमारे पास अधिकार है। बेशक उनके पास नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे इजराइल किए गए कामों का जवाब देने का अधिकार है। एर्दोगान वही अधिकार घोषित कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा लेबनान और सीरिया से शुरू होती है, ना कि अपनी सीमा से। यह देश हमारे प्रभाव क्षेत्र में है। इसका धर्म, वादा की गई जमीन या इस्लाम से संबंध नहीं है। यह खुली ताकत है, अगर आप चाहे और माने। यही राष्ट्रवाद है। अगर एर्दोगन पर ओटोमन साम्राज्य को दोबारा स्थापित करने का आरोप लगा है, तो वो यहां मूलतः कह रहे हैं कि वो कुछ हद तक ऐसा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भाषण पढ़ने, सुनने और समझने का यह सही तरीका है कि सीरिया और लेबनान कमजोर है और उन्हें तुर्की जैसे प्रेमी की जरूरत है जो वहां अपने स्नेह के साथ आए। मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, तुम्हारे हो जाओ। तुम दिल बना रहे हो, वही वो चाहता है कि लोग लेबनान में करें। माफ करना। इजराइल का क्या? वहां सब कैसा चल रहा है? अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि एर्दोगान, जो हमास का समर्थन करते हैं, अपने विरोधियों को जेल में डालते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं, वो आखिरी व्यक्ति हैं जिन्हें इजरायली सेना के खिलाफ नैतिक बयान देना चाहिए। नेतन्याहू का ट्वीट स्क्रीन पर है जिसमें बताया गया है कि इजराइल लेबनान और सीरिया में हमले क्यों कर रहा है और ईरानी प्रॉक्सी के लेबनान में हमलों का जवाब दे रहा है। यह कहना जरूरी है एमिली, मैं एर्दोगान का बचाव नहीं कर रहा।
लेबनान और सीरिया में इजराइल की नीति बदली है। असद शासन गिरने के बाद सीरिया में इजरायली बफर जोन बने हैं। ये नई सीरियाई सरकार और लेबनान में हुई घटनाओं पर बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इजराइल के उत्तरी समुदायों पर हुए गंभीर हमलों को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में हमले जो इजराइल ने किया है उसमें यही बदलाव इजरायली नीति में देखने को मिला है। लेकिन यह कहना कि इन कदमों से तुर्की की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है या इस्तांबुल की इस्तिक्लाल सड़क पर अपनी कॉफी या चाय के साथ बैठे किसी व्यक्ति की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, सही नहीं होगा, है ना? चाय तो सच में काफी अच्छी है, ईमानदारी से कहें तो तुर्की चाय और कॉफी दोनों ही, लेकिन यह कहना कि इससे उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है, सही नहीं है। और इसी वजह से जब इजराइल ऐसे कदम उठाता है तो तुर्की ही वो देश है जो आगे आता है और महसूस करता है कि उसे जवाब देना चाहिए। और हम यहां इजराइल में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं उसे फिलहाल अलग रखते हैं। सोचिए, इस भाषण के बाद बेरूत में लोग क्या सोच रहे होंगे। जैसे जोसेफ एलन को पहले ही ईरान के लेबनान में दखल और प्रॉक्सी बनाने की चिंता कम थी, 5 साल बाद शायद उसे एर्दोगान के लेबनान में प्रॉक्सी बनाने और लड़ाई की चिंता करनी पड़े। अगर लेबनान हमेशा से विदेशी ताकतों के लिए अपना प्रभाव जमाने का युद्ध क्षेत्र रहा है तो अब हमारे पास एक और दावेदार है जो अपने मोहब्बत के भूगोल के साथ अपने प्रेम संदेश भेजना चाहता है। मैं उस वाक्य को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि नकारात्मकता इतनी गहरी है। मुख्य बात यह है कि यह भाषण इजराइल से ज्यादा अहम है और धर्म से जुड़ा नहीं है, यह असली ताकत पर है। एर्दोगान अब अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, अब कोई बहाना नहीं है।